नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में हिंदी में चौथा चैप्टर जो हम देख रहे थे, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो रेखा चित्र है वो हम पढ़ रहे थे, जिनके लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो हम यहाँ ये जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो यहाँ रेखा चित्र हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री वो भारत के सबसे प्रिय लोक नेता थे और जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उस पद पर वे केवल 19 महीने रहे और इस दरमियान उसको देश की कठिन परीक्षाओं की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर जब आक्रमण कर दिया, तब भारतीय सेनाओं में उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया और सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। और इस पाठ जो हम देख रहे थे, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, वो लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का यहाँ सुंदर विश्लेषण किया है, जो हम देख रहे हैं। उसमें हमने शंकर दयाल शर्मा द्वारा रचित ये जो देख रहे थे, उसमें हमने जहां तक देखा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम पढ़ना आरंभ करते हैं कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है कि वे महान कर्मयोगी क्यों कहलाते थे। हमने देखा था उस लेक्चर में कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक महान कर्मयोगी थे, क्योंकि वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वो पूरी तरह समर्पित थे और उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण जो देखे जा सकते थे। उनके अंदर हमने 3 मुख्य बातें भी देखी थी कि शास्त्री जी के चरित्र में और उनके जीवन वृद्धि में 3 बातें मुख्य थी। उसमें पहली बात थी कि वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे। दूसरी बात थी उसमें कि वह उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण, और तीसरी बात कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। क्योंकि शास्त्री जी मानते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म के प्रति मन में भक्ति ही होनी चाहिए। अब शास्त्री जी की विशिष्टता के बारे में यहाँ हमने देखा कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही थी कि वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही मनुष्य बने रहे। आगे देखते हैं। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इसी दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था कि
ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, कि उनकी एक विशेषता क्या थी कि वो सब सामान्य परिवार में से आए हुए थे, सामान्य परिवार में वो पैदा हुए थे। और ऐसा नहीं है कि सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनकी परवरिश बड़े परिवार में नहीं, उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में ही हुई थी। और जब वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वो एक सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता, ये उनके व्यक्तित्व के एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण को पैदा करते थे। उसी दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू यानी कि गांधी जी की बात यहाँ हो रही है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यहाँ बात हो रही है कि उनका व्यक्तित्व और बापू के अधिक करीब था। क्योंकि और कहना न होगा और कहना न होगा कि बापू के प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। वो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास, यहाँ नाम बताया गया, आप लोगों को ये याद रखना है कि शास्त्री जी किन से प्रभावित हुए थे। उसमें भारतीय चिंतकों द्वारा किससे वो प्रभावित हुए थे, तो उसमें नाम आएगा डॉक्टर भगवान दास तथा महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कुछ ऐसा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था, उनके जीवन पर, कि उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने औरों को भी इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया था। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व, उनकी विशेषता ऐसी थी कि वो जब भी कोई काम करते थे, वो अपनों कर्म को ही सब कुछ मानते थे। वो भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठे रहते। इसलिए हमने वहां भी देखा कि कैसे वो सामान्य परिवार से आए और सामान्य परिवार में बाहरने के बाद उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार से हुई और बाद में वो कैसे वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। आगे देखते हैं। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यहाँ नाम आया बाइबल। विनम्रता यानी विनय और प्रभाव यानी असर। यहाँ हमने देखा कि बापू का प्रभाव उनके ऊपर, प्रभाव यानी कि असर। और बाइबल यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक, जिनको हम बाइबल कहते हैं। और वारिस यानी उत्तराधिकारी अथवा रक्षक, जिनको हम कहते हैं। तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भगवान दास का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा पड़ा हुआ था कि वो जीवन भर उनको उनके आदर्शों पर चलते रहे और औरों को भी इनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। और इनके शास्त्री जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के संबंध में एक दूसरा बाइबल की भी उक्ति लेखक यहाँ कह रहे हैं कि एक बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्रता यानी कि विनय, वारिस यानी उत्तराधिकारी, रक्षक, ये पृथ्वी के रक्षक वही होंगे जो विनम्र होंगे, वही इस पृथ्वी के रक्षक होंगे। आगे देखते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता
संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। ये उनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जा रहा है कि शास्त्री जी ने हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कब भाग प्रवेश किया था, जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। आजकल के हम विद्यार्थियों को देखते हैं तो उनको कुछ छोटे छोटे होते, तो ये तो सिर्फ 17 साल के थे तब उन्होंने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था। और तब उनकी उम्र, वो एक स्कूल के विद्यार्थी थे और तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान यानी कि ललकार, चुनौती जिनको हम कहते हैं। गांधी जी के एक चुनौती पर यानी कि एक ललकार पर वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में वाराणसी में जाकर उनकी अपनी जो आधी शिक्षा थी वो वहां उन्होंने पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्य की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हो गए, जिसके जीवन भर सदस्य रहे। क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा काशी में जाकर पूरी की, बाद में उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सन 1926 में उन्होंने लोक सेवा मंडल में वो शामिल हो गए और उसको वो जीवन भर वो वहां के सदस्य भी रहे। तो हमने पहले शास्त्री जी की विशेषता के बारे में बात की। तो शास्त्री जी की विशेषता के बारे में हम कहते थे कि शास्त्री जो भी कुछ कहते थे वो करते थे, यानी कि वे जो भी कुछ भी करते थे वो राष्ट्र के लाभ के लिए भी, लाभ के लिए ही करते थे। क्योंकि वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। ये उनकी विशेषताएं थी कि विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। उनकी सरलता, विनम्रता, सादगी और ये सब उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। और वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, बाइबल की यह उक्ति है कि उन पर वो बिल्कुल सही बैठती थी। क्योंकि वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। और यहाँ हमने देखा कि लोक सेवा मंडल, जो शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल में के सदस्य के और जीवन भर उनके सदस्य रहे। जो संस्था द्वारा उन्होंने क्या बताया गया, वो ये लोक सेवा मंडल में वो क्या करते, तो हम आगे देखते हैं कि उसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतों द्वारा भी काम में भी अपना योग आपको अपने आप को लगाया। क्योंकि ये जो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो जब लोक सेवा मंडल में जब वो सन 1926 में सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य बने रहे, बाद में वो इस संस्था के द्वारा उन्होंने अछूतों के उद्धार के द्वारा का कार्यक्रम भी वहां चलाया। जो अछूतों का उद्धार, वो कार्यक्रम भी उन्होंने वहां लगाया। उस काम में भी अपने आप को उन्होंने
लगाया। यहां से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भी भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। जैसे ही वो अछूत के उद्धार में के काम में अपने आप को लगाया, वैसे ही यहाँ से शास्त्री जी का एक जीवन का एक नए अध्याय का प्रारंभ हो गया। और सन 1930 में उन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें शास्त्री जी को उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ तो उन्होंने उनको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से शास्त्री की जेल यात्रा का की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। ये जो उनकी जेल यात्रा नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 में, उसमें जो शास्त्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया था और बाद में उनको परिणाम स्वरूप जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ से शास्त्री जी की एक जेल की यात्रा भी शुरू हुई जो सन 1942 तक चली और भारत छोड़ो तक निरंतर वो भारत छोड़ो आंदोलन तक वो निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 12 वर्ष के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी 7 बार जेल जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए सिलसिले में जेल गए थे और वो सन 1942 तक सन 1942 तक कुछ कुल मिलाकर वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। उसी के बारे में हम देखते तो हमें पता चलता है अनुरूप यानी कि अनुसार, योग्य, अध्याय यानी पाठ प्रकरण। हमने देखा था कि यहाँ से उनका नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। अध्याय यानी पाठ प्रकरण, अंदाजा लगाया जा सकता, अंदाजा यानी कि अनुमान। और यहाँ हमने लास्ट में देखा कि आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी कि तीव्र इच्छा, ललक यानी तीव्र इच्छा, उनकी कितनी तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। अब ये उनकी दूसरी जेल यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती। वो किस लिए हुई? सन 1932 में उनको किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए, कि फिर उनको जेल जाना पड़ा और उनमें भाग लिया, इसलिए उनको वो जेल यात्रा उनको करनी पड़ी। और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। जो सन 1942 में उनकी जेल यात्रा हुई थी वो 3 वर्ष की थी। कितनी? जो
इसके विषय में सबसे लंबी जेल यात्रा उनकी ये यात्रा थी, जो किसान आंदोलन के दौरान उनको, जब किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया तो उनको फिर से जेल जाना पड़ा। और सन 1942 में जो उनकी जेल यात्रा हुई थी वो 3 वर्ष की थी, और जो सबसे लंबी जेल यात्रा उनकी थी। इसी दौरान शास्त्री जी जहां एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी भाग ले रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। इसलिए उनके सन 1936 के में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी समूल पर विशेष जोर दिया कि इसी दौरान यानी कि दरमियान, इसी दौरान शास्त्री जी का एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में वो लगे हुए थे। गांधी जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यों बताया था उसमें वो लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी वो लगे हुए थे, और उनमें उन्होंने सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की एक सचिव उनको बनाया गया और उस पद पर वे 1938 तक रहे। और किसानों के प्रति उनके मन में जो विशेष लगाव था, लगाव यानी संबंध, आकर्षण, उसके लिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का वो अध्यक्ष भी उन्होंने उनको बनाया गया। अध्यक्ष यानी कि किसी संस्था का प्रधान, जिनको हम अध्यक्ष बोलते हैं, वो किसी भी संस्था हो, छोटी हो या बड़ी हो, इसका वो प्रधान अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने पूरी लगन के साथ वहां काम किया और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी जिम्मेदारी उन्मूलन विशेष जोर दिया। उन्मूलन यानी कि जड़ मूल में नष्ट करना, जिनको हम उन्मूलन कहते हैं, जड़ मूल से नष्ट करना। कि ये उनकी जो यात्रा थी सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और बाद में उन्होंने सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की, उसकी जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष और दिया था, जिसके कारण यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे 3 बार 1942 के बाद उनकी जेल यात्रा जो 3 वर्ष की थी, जो सबसे उनके जीवन में की सबसे बड़ी जेल यात्रा थी, वो भी 1942 के बाद आई। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि जब वो सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया कि परिणाम के स्वरूप में उनको जेल जाना पड़ा और वहां से उनकी जेल यात्रा का भी प्रारंभ हुआ, जो 1930 से लेकर 1942 तक यानी कि 12 वर्ष तक, 12 वर्ष में वो 7 बार जेल जा चुके थे। और इससे हमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी ललक थी। ललक यानी कि हमने देखा कि
ललक यानी कि तीव्र इच्छा, ललक यानी तीव्र इच्छा, उनके अंदर कितनी तीव्र इच्छा थी कि जो दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में की, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया, तो उनमें भी उनको जेल जाना पड़ा। और जो 1942 में उनको जो जेल यात्रा हुई थी वो 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा उनके जीवन की थी। और इसी के दौरान जो गांधी जी ने उनको रचनात्मक कार्यों में लगाया, वो भी उन्होंने वह दूसरे पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी वो लगे रहे। और सन 1935 में जो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का जो सचिव बनाए गए, उस पद पर वो 1938 तक रहे, यानी कि 3 साल तक वो वहां भी रहे। और उसमें किसानों के प्रति उनकी मन में जो विशेष लगाव था, इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और उनमें उन्होंने पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नष्ट करना, जड़ मूल से नष्ट करना, वो विशेष उन्होंने जोर दिया। तो इस लेक्चर में हम कैसे कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कार्य किए और उन्होंने किसानों के किसानों की भी किसानों का भी साथ दिया, और उनको किसानों के बारे में भी उन्होंने किसानों के साथ भी उन्होंने पूरी लगन से काम किया, वो यहाँ हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक देखते हैं। तो हमने यहाँ जो भी देखा, जो भी शब्दार्थ यहाँ हमने यहाँ सुना, वो आप अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये यहाँ तक का पाठ आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर बार समझ लेना है। यहाँ भी बताएगी, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में से भी। अगर आपके पास धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, वो आप लोगों को उसमें भी यहाँ तक का पाठ पढ़ लेना है। और ये पाठ जो हम यहाँ देख रहे हैं पूरा गद्य, वो आप लोगों को लिखना नहीं है अपनी फेयरबुक में। आपको लोगों को सिर्फ शब्दार्थ और अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न ही लिखने हैं। जब पाठ पूरा होगा ये पूरा गद्य, तो हम आपको होमवर्क के रूप में अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न लिखने के लिए कहेंगे, तब आपको लिखना है। अभी आपको यहाँ तक जो हमने शब्दार्थ देखे वो अपनी फेयरबुक में लिखना है, और ये पूरा चैप्टर यहाँ तक का आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आगे हम दूसरे लेक्चर में यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे।